ताश के पत्ते। जुर्म की बिसात पर खेली जाने वाली खूनी बाजी। एक सनसनीखेज और दिलचस्प तरीन एडवेंचर नावल। मुसन्निफ अलीमुल हक हक्की। उसके ऑफिस में प्राइवेट फ़ोन की घंटी बजी। उसने अपनी सेक्रेटरी से 1 मिनट के लिए बाहर जाने को कहा और रिसीवर उठा लिया। इसे हैरत हुई। फ़ोन जेन होवर का था। इसे खुशी भी हुई। जेन बेहद खूबसूरत औरत थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो कामयाब बिजनेस वुमेन थी और आज़ादी नुस्वा की पुरजोश हामी थी। वो फैशन और डिज़ाइन की दुनिया की मानी हुई फोटोग्राफर भी थी। जेन ने इसे लेट लंच की दावत दी। इसके लिए तो वो दावत नेमत थी। वो 15 मिनट में जेन की तजवीज़ करदा मकाम पर पहुंच गया। इसने अपनी गाड़ी जेन की गाड़ी के बराबर पार्क की। जेन 3 कमरों के बीच कॉटेज में रहती थी। इस कॉटेज को इसने खुद पेंट और डेकोरेट किया था। 1 घंटे बाद वो कॉटेज से निकला तो बेहद आसूदा नजर आ रहा था। अपने दफ्तर वापस जाते हुए वो जेन के और अपने ताल्लुकात के बारे में सोचता रहा। इनके ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर खिलाफ मामूल किस्म के थे। तकनीकी एतबार से जेन अब भी कंवारी थी। फेयरपोर्ट ड्रग सेंटर के मालिक एंड्रयू ऑल्पन के बंद कमरे में एक गैर मामूली मंजर था। ऑल्पन की मेज पर 20 ग्लिसरीन बैग रखे हुए थे। इनमें से हर एक में एक सफेद पाउडर मौजूद था। सामने एक 30 साला ब्लॉन्ड बालों वाला मजबूत जिस्म का मालिक शख्स बैठा था। इसकी दाढ़ी भी ब्लॉन्ड थी। ये खालिस मैक्सिकन हीरोइन है मिस्टर ऑल्पन, जवान शख्स ने कहा। इस शख्स का अंदाज ऑल्पन को ताव दिलाता था। तुमने 50 का वादा किया था। मुझे स्टैमफोर्ड और ब्रिजपोर्ट तक का एरिया कवर करना होगा। तो यूं कहो ना पापा कि कारोबार अच्छा चल रहा है। जवान आदमी हंसने लगा। साथ ही इसने मेज पर हाथ मारा। फिक्र ना करो, और मिल जाएगा माल। मैंने पहले भी कभी तुम्हें मायूस होने दिया है? पहला बोला। नहीं, लेकिन अब बिजनेस फैल रहा है। मेरे राब्ते कुछ कुछ बेचैन हो रहे हैं। ऑल्पन ने नर्वस अंदाज में कहा। अगले हफ्ते तुम्हें 30 बल्कि शायद ज्यादा बैग मिल जाएंगे। फिक्र ना करो, जवान आदमी ने कहा। हाँ, कीमत बढ़ाई जा रही है क्या? ऑल्पन उछल पड़ा। हाँ, इजाफा सिर्फ 25% होगा, जवान आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑल्पन का जी चाहा कि इसकी गर्दन मरोड़ दे, लेकिन बेसूद था। इसे ये इजाफा कबूल करना था, वरना इतने मुनाफत बख्श कारोबार से वो हाथ उठाता तो 10 उम्मीदवार सामने आ जाते। जवान आदमी उठा। उसने अपना ब्रीफकेस उठाया। इसकी जैकेट की जेब नोटों से भरी हुई थी। जाते जाते वो पलटा और ऑल्पन के चेहरे के करीब मुंह लाकर सरगोशी में बोला। मुझे खबर मिल गई है, तुम्हारे क्लब के एक मेंबर को कल उड़ा दिया गया। चीथड़े उड़ गए इसके। उसे वार्निंग समझो। उसने जेब से गन निकाली और इसका रुख ऑल्पन के सीने की तरफ कर दिया। पापा, तुम्हारा भी यही हशर हो सकता है। कोई हिमाकत ना करना, जवान आदमी बोला और बाहर निकलता चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी पर मुल्क की एक बड़ी ड्रग कंपनी का नाम था। अंदर ऑल्पन का हाथ कांप रहे थे। 1 मिनट तक वो हाथों की लर्जिश पर काबू ना पा सका। पहाड़ जैसे जवान आदमी की धमकी ने इसे हिलाकर रख दिया था। वो सोच रहा था, क्या डोनेली भी इस धंधे में मुलव्विस था? क्या डोनेली को इस जवान ने कत्ल किया है? इसे ये बात डेम्से को बतानी चाहिए। इसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फौरन ही खींच लिया। ये क्या हिमाकत कर रहा हूं मैं? खुदा की पनाह, ये तो बदतरीन हिमाकत होगी। वो उठा। दफ्तर का दरवाजा दोबारा लॉक करने के बाद इसने 20 थैले अपने सेफ में रखे। शाम को इस माल को तकसीम करवाना था। ये बात तय थी कि माल फेयरपोर्ट में तकसीम नहीं होगा, सिर्फ पड़ोस के शहर मुस्तफीद होंगे। वो देर तक फिक्रमंद बैठा रहा। वो इस वक्त खुद को बहुत बूढ़ा और थका हुआ महसूस कर रहा था। शायद इसे इस धंधे में मुलव्विस ही नहीं होना चाहिए था, मगर वो हो चुका था। 6 माह में हीरोइन की फरोख्त के जरिए इसने $10 लाख कमाए थे और अब वो इस दलदल से नहीं निकल सकता था। अब तो ये सोचना भी खतरे से खाली नहीं था। वो उठा और दरवाजा खोलकर अपने स्टोर की तरफ को चल दिया। जिम डेम्से दोपहर के खाने से फारिग हो चुका था और अब बैठा खिड़की से बाहर को देख रहा था। इसने आगे की तरफ झुककर पेंसिल उठाई। इसे समझने में दुश्वारी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। 2 दिन में शहर के 2 अहम अफराद को कत्ल कर दिया गया था। दोनों इसके अच्छे दोस्तों में से थे। इसके सिवा इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। अंदाजे जुर्म भी मुख्तलिफ था। नहीं, एक कदर मुश्तरक और भी थी। हुक्म का बादशाह और हुक्म की बेगम। इस बात की क्या अहमियत है? कातिल ने धमकी दी थी कि अभी और भी लाशें मिलेंगी। तो क्या वो सीरियस था? क्या ताश के पूरे 13 पत्ते, 13 लाशें, या ताश की पूरी गड्डी? ओह माय गॉड! इसे अपने मैदे में गिरहें पड़ती हुई महसूस हुई। मौत इसने बारहा देखी थी, लेकिन इस तरह मुतासिर पहले कभी नहीं हुआ था। इसे पेंसिल मेज पर रख दी। इससे लिखा कुछ भी नहीं गया था। फिर वो इसके पास आ गया।
बेली गवाहों के चक्कर में था और पॉल राइस अभी जागीर से वापस नहीं आया था। डेम्से ने मैरी से कहा कि पेली और राइस आ जाएं तो इन्हें अंदर भेज दें, इसके सिवाय इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो कागज लेकर बैठे और अब तक जितने हकाइक जमा किए गए थे इन्हें नोट करते रहे। 2 सफ़े भर गए। डेम्से ने इन्हें चेक किया, फिर टाइपिंग के लिए मैरी को दे दिया और कहा कि 10 कॉपियां बना दे। 2:30 बजे बेली वापस आया। मुतफ़िका तौर पर तय पाया कि डोनेली के कत्ल की तफ्तीश बेली करेगा और हैटी स्टार का केस फीरो के जिम्मेदारी होगा। दोनों को 4 सुराग रसानों की टीम मिलेगी। डेम्से दोनों केसों का निगरानी आला होगा। ये तय है कि ये एक ही आदमी का काम है, डेम्से ने कहा। मुझे प्रोफेशनल अंदाज में काम करता है। इसने जिस तरह बम का इस्तेमाल किया, इससे पता चलता है कि वो आतिशगीर मादे के तमाम बुनियादी असूलों से वाकिफ है। वो कहते कहते रुका और बेली से पूछा, तुम्हें ऐसे अफराद की लिस्ट मिली? बेली ने एक कागज़ उसकी तरफ को बढ़ा दिया। बर्ग्स ने 42 नामों की फहरिस्त भेजी है। मैं सिर्फ 3 नामों का इजाफा कर सका हूँ। चेकिंग अभी शुरू नहीं की, बेली ने कहा। डेम्से ने सरसरी तौर पर लिस्ट को देखा और फीरो की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है गस, किसी को भी नज़रअंदाज ना करना। वो बेली की आंखों में देख रहा था। पूरे 45 को अच्छी तरह चेक करना। हमें पूरी एहतियात से काम करना है। इस पेशे में हैरत किसी बात पर भी नहीं होती। बेली भी इसकी आंखों में देख रहा था। चीफ, इस लिस्ट में आपके, मेरे, फीरो और बग्स के और 2 पुलिस वालों के अलावा आपके रोटरी क्लब के 5 दोस्त भी थे। नेड निकोलस, बॉब बेकर, डॉन, डेलोन, डेविड और टिन और हैरी हवाइल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे बड़े लोग भी बमसाजी से वाकिफ हो सकते हैं, बेली बोल रहा था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाँ, डायनामाइट के हसूल के जरिए का कुछ पता चला? डेम्से ने पूछा। नहीं, वैसे वो कहीं से भी खरीदा जा सकता है। बर्ग्स इस सिलसिले में काम कर रहा है, बेली बोला। दरवाजे पर दस्तक हुई। सार्जेंट लियो पकोलो ने अंदर झांका। चीफ, मैंने सोचा आप यकीनन ये जानना चाहेंगे। डॉक ब्रॉडी का फ़ोन आया था। इसका कहना है कि हैटी स्टार की मौत सांप के कांटे से ही हुई है। मुजरिमाना हमला नहीं किया गया। शुक्रिया लियो, डेम्से ने कहा। वो लियो की मुस्तादी का हमेशा से कायल था। उन्होंने मौत के वक्त का तयन भी किया है? डेम्से ने पूछा। इस बार पकोलो अंदर आ गया। जी हाँ, 1 बजे रात को। आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। मौत 12:30 और 1:30 बजे के दरमियान वाक़ई हुई है, लियो ने बोला। हैटी स्टार की फिल्म 2:15 बजे ख़त्म हुई है, फीरो ने बताया। मैं टीवी वालों से मालूम कर चुका हूँ। डेम्से ने बेली से कहा कि वो अब अपने केस पर काम शुरू कर दे। बेली जाते जाते मुड़ा। मैं बताना भूल गया चीफ, हमने फासले की पैमाइश की थी। गली, वो मुमकिना मकाम लगता है जहाँ कातिल मौजूद रहा होगा। वो 87 गज का फासला था। डेम्से ने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बिश दी। बेली रुखसत हो गया। डेम्से ने पकोलो को इन पुलिस वालों के नामों की फहरिस्त दी जिन्हें फीरो और बेली के साथ तैनात किया गया था। ये राइस कहाँ है? डेम्से ने पूछा। वो अभी 10 मिनट पहले ही आया था। सैंडविच और कॉफ़ी लेकर बैठा है। इसे खाने का मौका भी नहीं मिला था। इसे मैं अभी भेजता हूँ। पकोलो भी कमरे से चला गया। चलने में बाद राइस कमरे में आया। इसके हाथ में अध खाया हुआ सैंडविच और कॉफ़ी की प्याली थी। चीफ, मैंने निकोलस से सेफ खुलवाया। कॉम्बिनेशन इसे मालूम था। सिस्टम की दूसरी चाबी सेफ में मौजूद थी। मैंने सेफ लॉक कर दिया। निकोलस बेपरवाह नजर आ रहा था, मगर चीफ, मुमकिन है कि इसने चाबी लेकर डुप्लीकेट बनवा ली हो। मशकूक तो वो अब भी ठहरता है। ठीक कहते हो, डेम्से ने गहरी सांस लेकर कहा। और कोई खास बात? राइस ने अपना सैंडविच खत्म किया और इसे कॉफ़ी की मदद से हलक से उतारा। चीफ, मेरे आदमी इस वक्त उठाए गए फिंगरप्रिंट्स और दूसरे निशानात पर काम कर रहे हैं। मिसेस स्टार और दोनों मुलाजिमीन के निशानात हर जगह पर मौजूद हैं, लेकिन टीवी रूम और मिसेस स्टार के बेडरूम से भी चंद मर्दाना निशानात मिले हैं, राइस ने कहा। ज़बरदस्त खबर है। डेम्से की आंखें चमकने लगीं, लेकिन राइस ज़्यादा पुरुमीद नहीं था। इसने इसकी वजह भी बता दी। वही निशान हमें ऊपर के कई कमरों से भी मिले हैं, खिड़कियों के फ्रेमों पर से। मिसेस फॉक्स का कहना है कि चंद रोज़ पहले सफाई की कंपनी का एक आदमी खिड़कियों की धुलाई के लिए आया था। मैंने कंपनी से बात करके इस सफाई वाले के निशानात तलब कर लिए हैं। मवाजने पर पता चल सकेगा, राइस ने कहा। फ़ोन की घंटी बजी तो फीरो ने रिसीवर उठा लिया। 1 मिनट बाद वो धीमी आवाज़ में बात करता रहा। फिर से डेम्से को बताया। कुत्तों को जहर दिया गया था चीफ। डॉक्टर का कहना है कि इनकी हालत अभी अच्छी नहीं है, मगर वो ठीक हो जाएंगे। इसके ख्याल में जहर की थोड़ी सी मिकदार दी गई थी, गोश्त में मिलाकर। जहरीला गोश्त तो बाहर से भी फेंका जा सकता है, राइस ने तबसरा किया। हाँ चीफ, वो डेथ मास्क भी मैंने तजिए के लिए लैब भिजवा दिया था। फिर मैंने जंगले को भी चेक किया। ना कोई इसे फांद सकता था और ना ही नीचे किसी के घुसने की जगह है।
और गेट का ताला भी मामूली नहीं है। वाकई हिफाजती इंतजाम बेहद मुकम्मल थे, डेम्से ने कहा। फिर वो फीरो की तरफ मुड़ा। टॉम, अब तुम भी काम शुरू कर दो, सिक्योरिटी वालों से स्टार्ट लेना, डेम्से बोला। फीरो और राइस के जाने के बाद डेम्से ने मेज पर पांव फैला लिए। इसने कातिल के बारे में ये नुक्ता समझ लिया था कि वो किसी भी वक्त किसी भी अंदाज में कुछ भी कर सकता है। वो जुजियात का बहुत ख्याल रखता है और जुजियात ही की वजह से इसे पकड़ा भी जा सकता है। बमुश्किल 20 मिनट हुए होंगे कि बेली डेम्से के दफ्तर में घुसा। इसके चेहरे पर दबा दबा सा हिजान था। चीफ, डायनामाइट का पता चल गया है। ये वही डायनामाइट है जो 5 माह पहले पफ गप्सी के नेशनल गार्ड आर्मरी से चोरी हुआ था। डेम्से आगे की तरफ झुका। कितना डायनामाइट था वो? 1 केस, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं। आप जरा संभल कर बैठे। जिसने डायनामाइट चुराया था वो साथ ही 4 दस्ती बम, एक M16 ऑटोमेटिक, एक M15 स्नाइपर राइफल और नाइट स्कोप, एक फ्लेम थ्रोर, 2 बारूदी सुरंगें, एक कनस्तर नेपाम, एक कंधे पर रखकर चलाने वाला रॉकेट लॉन्चर और 6 टैंक चिकन रॉकेट भी लेकर गया था। बेली ने तफसील बताते हुए कहा। डेम्से सन्नाटे में आ गया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। माय गॉड, हमारे कातिल के पास तो पूरा असलहा खाना मौजूद है। ये मालूमात अपने तमाम आदमियों के अलावा स्टेट पुलिस तक भी पहुंचाओ। ये शख्स तो बहुत खतरनाक है। ये तो वाकई लाशों का बाजार लगा देगा, डेम्से बोला। उसने अपना स्टीरियो ऑन किया। इस टेप में फ्रैंक सिनात्रा के मकबूल गीत थे। इसने स्कॉच का जग लिया और अपनी पसंदीदा कुर्सी पर जा बैठा। वो कुर्सी के हत्थे को उंगलियों से बजा रहा था। फिर वो फ्रैंक सिनात्रा के साथ साथ गाने लगा। जरा देर बाद जैसे फ्रैंक सिनात्रा इसके एहतराम में पीछे हट गया। अब वो अकेला गा रहा था। वो सेंटर स्टेज पर था और स्पॉटलाइट का मरकज था। गाना खत्म हुआ और हाजरीन उठकर तालियां बजाने लगे। औरतें चीख रही थीं, इसकी तरफ को लपक रही थीं। इन चीखों के दरमियान वो तेज आवाज उभरी, कत्ल कर दो। इसकी आंखें मजमे को टटोल रही थीं, लेकिन इसे वो बुढ़ा शख्स नजर नहीं आया जिसकी वो आवाज थी। वो आवाज तेज से तेजतर होती गई। वो नहीं पहचान सका, लेकिन कैसे पहचानता? उसने इस बूढ़े शख्स को कभी देखा ही नहीं था। वो इस बारे में सोचता तो इसका जहन जवाब देने लगता। वो सर ऊपर नीचे हिलाने लगा। इसी लम्हे सब लोग गायब हो गए। आवाज भी मादूम हो गई। हर तरफ गहरी खामोशी। इसने जोर से सर झटका। ये क्या? दिमाग फिर भटकने लगा। टेप खत्म हो चुका था। इसने सोचा अब दूसरी साइड सुनेगा, लेकिन नहीं, अभी काम करने हैं। इसने बचा खुचा मशरूब हलक में उंडेला। फिर वो कुर्सी से उठ बैठा। किचन से गुजरते हुए इसने अपनी बीवी के कंधे पर थपकी दी। फिर वो बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ को चल दिया। लैब में पहुंचकर इसने रबर के दस्ताने पहने और थोड़ा सा पाउडर उठाया। तीसरी कोशिश में वो पाउडर ट्यूब में डालने में के काबिल हो गया। फिर इसने कुछ मुंतखब आइटम छोटे किट बैग्स में डाले। दस्ताने उतारकर वो पहले अपने हाथों और फिर बाजुओं को रगड़ता रहा। वो मुस्कुराया। आवाज वाला बुढ़ा यकीनन इस पर फख्र कर रहा होगा। ब्रेंडा को खाना पकाना बहुत पसंद था। किचन में काम करके उसे सुकून मिलता था। इस रात उसे सैंडी को जल्दी खाना खिलाया। फिर वो और जिम डिनर के लिए बैठे। खाने के दौरान हैटी के कत्ल के मुतालिक मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, लेकिन खिलाफ मामूल खामोशी के वक्फे बहुत तवील थे। ब्रेंडा तो कत्ल की 2 मुसलसल वारदातों से दहली हुई थी। इसे ये एहसास भी था कि इनकी वजह से जिम पर दबाव बढ़ गया है। इसने ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। जानती थी कि जिम ये पसंद नहीं करेगा। कॉफ़ी के बाद डेम्से सैंडी को गुड नाइट कहने ऊपर चला गया। 8:30 बजे वो टाउन काउंसिल की मीटिंग में शिरकत के लिए चला गया, जिसमें डोनेली की जगह नए फर्स्ट सिलेक्टेड मैन का इंतखाब होना था। 10 बजे वो घर वापस आया। मीटिंग कैसी रही? ब्रेंडन ने उससे पूछा। कोशिश की गई कि दोनों सिलेक्टमैन में से कोई एक डोनेली की जगह ले ले, लेकिन एडोचिम और टॉम क्लीन दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। जब मैं वापस आया हूँ तो इस वक्त तक किसी को भी इसके लिए राजी नहीं किया जा सका, डेम्से बोला। इनका खौफ बेजा नहीं है। वैसे क्या वो दोनों इस काम के लिए मुनासिब रहेंगे? ब्रेंडा ने पूछा। विचम बहुत कारआमद साबित हो सकता है। मैंने इसे कायल करने की बहुत कोशिश है, लेकिन वो माना नहीं, डेम्से बोला। और थोड़ी देर बाद वो सो गए। वो भी सोने के लिए ही जा रहा था। उसे थकन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। एहसास फतहमंदी ने थकन को मिटा दिया था। उसने दिन भर की सरगर्मियों का जायजा लिया। हैटी स्टार को कत्ल करके वो घर वापस आया था और सिर्फ 5 घंटे सोया था। बच्चों की सी मुस्कुराहट वाली हैटी, जिसे देखकर उसे अपनी माँ याद आती थी। गर्म जोश, नरम खूब
और मोहब्बत करने वाली। कम से कम इस सेल्समैन के आने से पहले वो ऐसी ही थी। फिर वो बदल गई थी। सेल्समैन से इसे इसी लिए नफरत थी और इसने इसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात थी। आज तो इसने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा था अपने काम के सिलसिले में। ये भी तो काम ही था। किसी को शुबा नहीं हो सकता था कि ये दोनों कत्ल इसने किए हैं। मंसूबा बेदाग था। इस रात टीवी मैकेनिक के भेस में वो अपने अगले शिकार के घर का जायजा ले आया था। 5 मिनट से कम वक्त में इसने अगले कत्ल के लिए स्टेज तैयार कर लिया था। ये काम भी मंसूबे के मुताबिक बहुत आसान साबित हुआ था। लग्जरी अपार्टमेंट के दरवाजे पर दरबान से बात हुई। टीवी मैकेनिक के बाल और मूछें स्याह थीं। इसने मुख्फिल दरवाजे के शीशे से होंठ लगाकर दरबान से कहा, मैं एक्मे टेलीविजन से आया हूँ। मेरे कवरऑल की पुष्ट पर नाम लिखा है। फिर से पलट कर दिखाया। दरबान ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। तुम्हें किससे मिलना है? पेंट हाउस में। वो डिनर के लिए गए हैं, अब कल आना, दरबान ने कहा। ये साहब के लिए सरप्राइज़ है। बेगम साहिबा ने कंपनी फ़ोन किया था। साहब को बड़ी तरक्की मिली है, वो बोला था। उन्होंने बाहर जाने से पहले मुझे भी बताया था। वो जश्न मनाने गए हैं, दरबान ने कहा। बेगम साहिबा बेडरूम के टीवी में रिमोट कंट्रोल नस्ब कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा था ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए। उसे रिमोट कंट्रोल यूनिट दिखाते हुए कहा, मुश्किल से 10 मिनट का काम है, वो बोला। दरबान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। देखो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम ऐसा करो कि बेगम साहिबा से फ़ोन पर इजाज़त ले लो, लेकिन साहब से बात नहीं करनी, वो बोला। ये भी मुमकिन नहीं, दरबान बोला। तुम जानो, टीवी मैकेनिक ने कहा, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हें बेगम साहिबा के सामने जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। ये कहकर वो जाने के लिए पलटा। दरबान हिचकिचाया। वो बहुत तेज़ी से सोच रहा था। पेंट हाउस इसके लिए बहुत अहम था। इसकी नौकरी भी जा सकती थी। अंदर आ जाओ, इसने पुकारा, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलूंगा। वो लॉबी से गुजरकर लिफ्ट तक बढ़े। ऊपर पहुंचकर दरबान ने अपनी मास्टर की से पेंट हाउस का दरवाज़ा खोला। बेडरूम में पहुंचकर मैकेनिक ने टीवी ऑन किया और रिमोट कंट्रोल नस्ब करने में मसरूफ़ हो गया। चंद मिनट बाद वो बाथरूम में गया। वहाँ तुम्हारा क्या काम? दरबान ये कहते हुए कमरा अबूर करके बाथरूम की तरफ को लपका। भाई, छोटा वाला कर रहा हूँ, और किस लिए आऊँगा यहाँ, वो बोला। दरबान को बाथरूम से आने वाली आवाज़ से अंदाज़ा हो गया कि मैकेनिक ठीक कह रहा है। उसने बाएं हाथ सिंक की ट्रे पर रखी हुई 2 चीज़ें उठाकर अपनी जेब में डाल लीं और जेब से वैसी ही 2 चीज़ें ट्रे पर रख दी। फिर इसने ताश का एक पत्ता कूड़े की टोकरी में डाल दिया। इसने फ्लश में पानी बहाया और फ्लाई बंद करते हुए बेड में चला आया। पेशाब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, एक तो गुर्दे कमज़ोर हैं, फिर मैं कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, उसने वजाहत की। फिर टीवी ऑफ करने के बाद वो चंद मिनट टीवी के उकबी हिस्से में खटर पटर करता रहा। लो भाई, हो गया काम। मैंने कहा था ना कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दरबान हैरान नज़र आने लगा। तुम इसे ट्राई नहीं करोगे? नहीं, हम कोई काम करते हैं तो एक्मे कंपनी की गारंटी के साथ करते हैं, वो बोला। सदर दरवाजे पर इसने दरबान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक कार्ड दिया। टीवी की सर्विस के लिए हमें याद रखना। एक्मे कंपनी का वो कार्ड महीनों पहले इसे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। दरबान ने गौर भी नहीं किया कि मैकेनिक प्लास्टिक के पतले दस्ताने पहने हुए है। ये सब याद करके वो हल्के से हंस दिया। इसने अपनी सोई हुई बीवी को प्यार किया और चंद लम्हों में खुद भी सो गया। 4 जून, बुध। वो चौंक कर जागा। इससे बड़ी बेचैन रात गुजारी थी। वो मुसलसल ख्वाब देखता रहा था। इसने जो कत्ल किए थे वो अब इसे मुतहर्रिक कर रहे थे। इसकी ख्वाहिश बुरी तरह बड़ी थी। ये तो इजाफी लज्जत थी। इसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इसकी पेशकदमियों ने इसकी बीवी को भी जगा दिया। इस बार का तजर्बा इसकी बीवी के लिए भी नया और सहर अंगेज था। वो सोचती रही, वाकई ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और ये सिर्फ मुझे ही चाहता है। इस सुबह इसने तबीयत से नाश्ता बनाया। उधर वो शेफ बनाते हुए मुस्कुरा रहा था। अगर इस तरह जगाए जाने पर बीवी खुश होती है तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तजर्बा तो मुझे बरसों पहले कर लेना चाहिए था। सिर्फ आधा मील दूर ओकोंकी लग्जरी अपार्टमेंट्स के पेंट हाउस में जज वॉलर और इसकी बीवी अभी बेदार हुए थे। बल्कि जज तो बिस्तर पर से निकल भी चुका था। वो लगे भंते मामूलात का आदमी था। रोज सुबह 7 बजे उठता था। आज वो 40 मिनट लेट उठा था, लेकिन इसकी वजह यह थी कि पिछली रात खासी देर हो गई थी। इसे बड़ी तरक्की मिली थी और इस खुशी में रात उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर किया था। इजाबेल भी बहुत खुश थी। सुप्रीम कोर्ट के ओहदे को छोड़कर वो सबसे बड़ा ओहदा था जो उसे मिला था। इजाबेल ने आंखें खोली और उठने की कोशिश की, लेकिन उसे चक्कर आने लगे। रात इसने भी ज़्यादा ही पी ली थी। मैं भी उठती हूँ 5 मिनट में, ये कहकर वो फिर सो गई।
जज मुस्कुराया और बाथरूम में चला गया। हवाईजे ज़रूरिया से फारिग होने के बाद इसने अपने हाथ और चेहरा धोया और आईने में देखा। इसका पूरा सर सफ़ेद था, लेकिन दांत इसके अब भी असली थे। इसने टूथब्रश की तरफ हाथ बढ़ाया। वहाँ इसके ब्रांड की बिल्कुल नई ट्यूब मौजूद थी। इसे इज़ाबेल का ख्याल आया। इज़ाबेल को इसके लिए चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था। पुरानी ट्यूब में हालांकि खासा टूथपेस्ट बाकी था। इसे थोड़ा सा पेस्ट निकाला और अपने खूबसूरत दांतों को ब्रश करने लगा। 2 मरतबा इसके मसूड़ों को खराश लगी। हल्का सा खून भी निकला। खून देखकर जज कुछ परेशान सा हो गया। पहले कभी इसके मसूड़ों से खून नहीं निकला था। इसे चक्कर भी आने लगे। इसका जिम्मेदार इसने रात की शैंपेन को ठहराया। इसे मजीद टूथपेस्ट लगाया। अब के वो बुरी तरह चकराया। सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। कदम भी बेजान हुए जा रहे थे। इसे सिंक का सहारा देने की कोशिश की, लेकिन सिंक इसके हाथ ना आया। वो फर्श पर गिर गया। इज़ाबेल ने इसके गिरने की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से उठकर नंगे पांव बाथरूम की तरफ भागी। जज को फर्श पर बिखरा देखकर इसके हलक से चीख निकली और वो भी बेहोश हो गई। पॉल राइस और टॉम फिरो डेम्से के सामने बैठे थे। हमने मास्क को लैब में चेक किया है, पॉल कह रहा था। वो घर पर तैयार किया गया है। देखने में तो प्रोफेशनल काम मालूम होता है, टॉम फिरो ने कहा। हाँ, इस पर काफ़ी वक्त सर्व किया गया है और मास्क बड़ी महारत से बनाया गया है। आर्टिस्ट का काम है, पॉल ने कहा। मैं हैरान हूँ। तख्लीकी सलाहियतों वाले तो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जबकि कत्ल का अंदाज बताता है कि वो बहुत बेरहम और सर्द मिजाज है। जो शख्स बगैर किसी वजह के मासूम इंसानों को कत्ल करे, वो तो इंसान नहीं होता। डेम्से ने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे कातिलों के बारे में कोई जहनी खाका तैयार नहीं किया जा सकता। इस शख्स के साथ कोई गड़बड़ है, अंदरूनी गड़बड़। यहाँ डेम्से ने अपने सर को उंगली से सर थपथपाया। शायद बैरूनी तौर पर वो एक नॉर्मल आदमी हो। बहरहाल वो बहुत चालाक भी है और मोहतात भी। वो अपने निशान छुपाने के लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करता है। इसने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जैसे वो कोई अदना दर्जे का वहशी जानवर हो, जिसके बड़े बड़े दांत हैं और मुंह से खून टपक रहा हो। डेम्से बोल रहा था। बिल्कुल दुरुस्त, जैसे ड्रैकुला, फिरो ने कहा। जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादा वक्त वो नॉर्मल आदमी नजर आता होगा, नॉर्मल हरकतें करता होगा। किसी को इस पर शक नहीं हो सकता। मैं बताऊं, इसे पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन वो गलती ज़रूर करेगा और आखिरकार हम इसे धर लेंगे। ये हमेशा जहन में रखना कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, डेम्से कह रहा था। फिरो हंसने लगा। ये भी तो मुमकिन है कि आखिर में वो कोई औरत निकले। फ़ोन की घंटी बजी। डेम्से के इशारे पर राइस ने रिसीवर उठाया। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद उसने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर बर्फ़ की सी सख्ती थी। चीफ, हैटी स्टार के हाथ से जो इजाफी मर्दाना निशानात मिले थे, वो खिड़कियां धोने वाले के हैं। डेम्से सर झटक कर रह गया। 9:35 पर मैरी आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। चीफ, जज बॉलर को कुछ हो गया है। वो मर चुका है। ओकोंग के अपार्टमेंट्स में तुम्हारी तलबी है। डेम्से ने एक लम्हे को आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर अहकामात जारी किए। मैं जा रहा हूँ। टॉम, तुम हैटी स्टार के केस पर काम करते रहो। मैरी, तुम डॉग ब्रॉडी से कहो कि वो भी मेरे साथ चलेगा। आओ पॉल। डेम्से और पॉल वहां पहुंचे तो 2 पुलिस क्रूजर पहले से वहां मौजूद थी। 9:40 हुए थे। खादिमा 9:20 पर वहां पहुंची थी और इसे दोनों मियाँ बीवी को हाथ बाथरूम में पड़े हुए देखा था। जज की बीवी को अस्पताल पहुंचाया गया था। इस वक्त वो शौक की हालत में और मस्कन दवाओं के जेरे असर थी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने डेम्से को तफसील बताई। दोनों फर्श पर पड़े मिले थे। जज मर चुका था और मिसेज पर हिस्ट्रिया का दौरा पड़ गया था। इसने बताया कि जज बाथरूम में अचानक ढेर हो गया। हार्ट अटैक का केस लगता है। एक दिन पहले प्रमोशन और अगले रोज मौत। बेचारा। डेम्से और राइस को 2 मिनट में पता चल गया कि वो हार्ट अटैक का केस नहीं था, बल्कि ये एक ही कातिल का मुसलसल तीसरा कारनामा था। बाथरूम में सिंक के नीचे पड़ी कूड़े की टोकरी में मिलने वाला हुक्म का गुलाम, ये साबित करने के लिए बहुत काफ़ी था। डेम्से और राइस ने बहुत एहतियात से मुआयना किया। पुलिस वालों ने यकीन दिलाया कि किसी चीज़ को छुआ नहीं गया। जज मुंह के बल फर्श पर पड़ा था। इसके हाथ में टूथब्रश था। सबसे पहले राइस ने ब्रश पर गुलाबी रंग का वो धब्बा देखा। दोनों ने लाश का मुआयना किया। जज की पुतलियां फैली हुई थीं। चेहरे पर नीलाहट थी और हलक सूजा हुआ था। ये तो जहर की अलामत है, पॉल राइस ने कहा। ये फैसला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी। हो सकता है कि जहर रात को दिया गया हो, लेकिन नहीं, कातिल ने हुक्म का गुलाम यहाँ डाला है, सिंक के नीचे। डेम्से कहते कहते रुका। लेकिन चीफ, कातिल को इतना यकीन? पॉल, टूथब्रश को हरगिज ना छूना, डेम्से ने तंबी की।
हो सकता है कि खराशों के जरिए जहर जज के मसूड़ों में दाखिल हुआ हो। बुरश पर धब्बा देख रहे हो? मुझे यकीन है कि क्यूरियर जहर इस्तेमाल किया गया है, डेम्से बोला। क्या ये बहुत सरीउल असर होता है? पॉल ने कहा। हाँ, इसकी मामूली सी मिकदार भी खून में शामिल हो जाए तो ये तेजी से न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर हमला करता है और फौरन छुट्टी, डेम्से बोला। डॉग ब्रोडी को लाश के पास छोड़कर उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को चेक किया। इन्हें कोई काबिल जिक्र चीज नजर नहीं आई। फिर राइस को इत्तफाकन अंदाजा हुआ कि बेडरूम का टीवी काम नहीं कर रहा। ये तो अजीब बात है। टीवी खराब था तो उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं कराया? उसने कहा। लाश की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीरें ली गई। टूथब्रश, टूथपेस्ट और ताश के पत्ते को जजिए के तौर पर लैब भिजवा दिया गया। दरबान से पूछगछ की गई। इसके ख्याल में गुज़िश्ता रोज कोई गैरमामूली बात नहीं हुई थी। 6 बजे वो ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। इसकी जगह नाइट डोरमैन ने ले ली थी। पॉल राइस ने इससे नाइट डोरमैन का फ़ोन नंबर ले लिया। जज वॉलर के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। डोनेली और हैटी स्टार के कत्ल इसके सामने दब गए। जज कौमी शख्सियत था। डेम्से और राइस हेडक्वार्टर पहुंचे तो वहां पर प्रेस रिपोर्टर्स का जमे गफीर मौजूद था। कोई सवाल नहीं दोस्तों, हमारा ख्याल है कि जज को कत्ल किया गया है। लैब टेस्ट के बाद हतमी तौर पर बताया जा सकेगा। हमें यकीन है कि यह भी उसी कातिल का काम है, डेम्से ने दांत पर दांत जमाकर कहा और बिल्डिंग में चला गया। अंदर फोन की घंटियां मुसलसल बजी जा रही थीं। गस बैली की टीम ने डायनामाइट के माहिरीन की 45 अफराद की फोर्स में से 22 को क्लियर कर दिया था। वो बड़ा थका देने वाला काम था। अभी तक वो कोई एक शख्स भी निकाल नहीं पाए थे, लेकिन बैली को यकीन था कि इस मेहनत का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलेगा। बैली मेहनत पर यकीन रखने वाला आदमी था। डेम्से के साथ रहकर इसने बहुत कुछ सीखा था। फॉरेस्ट के बचे हुए लोगों पर गौर करते हुए से एक ख्याल सूझा। फॉरेस्ट में निकोलस, बेकर, डेलिन और टिन और हवाइल रोटरी क्लब से ताल्लुक रखते थे, जबकि जज वॉलर और डोनेली दोनों मकतूल भी रोटरी क्लब के मेंबर थे। हो सकता है वहां कोई मुहर्रिक मौजूद हो। इसने सोचा कि सबको ज़ाती तौर पर चेक करेगा। बर्ग्स और चीफ भी रोटरी क्लब के मेंबर थे। बर्ग्स एक ऐसा मोहम्मद था। वो बहुत सख्त मिजाज था, लेकिन औरतों के लिए बहुत नरम था। इसके मुतालिक तरह तरह की अफवाहें थीं। किसी फैशन फोटोग्राफर का तस्करा भी सुनने में आता था। बहरहाल कत्ल से तो उसका ताल्लुक नहीं था। अगर इस बुनियाद पर फैसला होने लगे तो फिर पोर्ट की आधी आबादी जेल में हो। गंदगी का तालाब तो बहुत बड़ा है। फिर बग्स पुलिस वाला था और बहुत मुस्ताद अफसर था। बहरहाल उसे चेक तो करना ही था। पॉल राइस ने नाइट डोरमैन फ्रेड स्टीन के अपार्टमेंट की इत्तलाई घंटी का बटन दबाया। इसका हाथ अपने रिवॉल्वर के दस्ते पर था। फ्रेड ने दरवाजा खोला। इसकी भारी पलकों को देखकर अंदाजा होता था कि वो सोते से उठकर आया है। कत्ल जज वॉलर का? उसने हैरत से कहा। अरे वही तो एक अच्छा आदमी था बिल्डिंग में। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता था। उसकी नींद उड़ गई। हुआ कैसे? यही तो हम तुमसे मालूम करना चाहते हैं, राइस ने सर्द लहजे में कहा। वो और पकोलो अपार्टमेंट में घुस गए। पकोलो ने तीनों कमरों को चेक किया। फ्रेड अकेला रहता था। फ्लैट बहुत गंदा और बदबूदार था। किचन में सने हुए बर्तनों का ढेर था। कमरे में मैले कपड़ों का अंबार लगा था। पकोलो बेडरूम से निकला तो फ्रेड राइस से कह रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं है जनाब। पकोलो ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। राइस सहजदा सा नजर आ रहा था। 2 मिनट की मुरम्मत के बाद फ्रेड स्टीन ने जबान खोल दी। इसने इन्हें टीवी मैकेनिक के बारे में बताया। यकीनन इसी ने यह हरकत की होगी। वो मुझे उसी वक्त खटक रहा था जब वो बाथरूम में गया था। दोबारा देखोगे तो उसे पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान लूंगा। उसके बड़े बड़े बाल थे और झाड़ियों जैसी मूछें थीं। आंखें अजीब सी थीं। फ्रेड बोला। क्या मतलब? इनमें कोई गैर मामूली बात थी। मैं इन आंखों को भूल नहीं सकता। लगता था वो मुझे आर पार देख रहे। डोरमैन का जिस्म लरजने लगा। गैर मामूली बात क्या थी उनमें? पॉल ने पूछा। स्लेट जैसी रंगत थी इनकी, जैसे पत्थर हों। हाँ, इसने मुझे कार्ड भी तो दिया था। वो उठने लगा। कड़े पहनो और कार्ड लाओ। तुम्हें हमारे साथ चलना है। हम इस शख्स का स्केच बनाएंगे। ये पहला सुराग मिला है हमें, पॉल राइस ने कहा। टॉम फीरो उलझन में मुब्तला था। इसे बहुत छानबीन की थी, लेकिन फीरो पोर्ट में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो सांपों की अफजाइश करता हो। इसे सिक्योरिटी सिस्टम वालों से भी बात की थी। वो हैरान थे कि कोई हैटी स्टार के घर में कैसे घुसा। इन्हें यकीन था कि इनका सिस्टम नाकाबिल शिकस्त है। इनका कहना था कि डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बनवाई जा सकती, क्योंकि मेडिको कंपनी वाले इनके लिए बतौर खास ब्लैंक चाबियां बनाते हैं। अब एक चाबी चुराकर इन पर साबित करके दिखाऊं। फीरो ने झिंझिलाकर सोचा, क्योंकि कातिल इनके सिस्टम की मौजूदगी में हैटी के घर में घुसा और वापस आया।
यकीनी तौर पर इसने चाबी ही इस्तेमाल की होगी। नेड निकोलस के लिए तो ये कोई मसला ही नहीं था। नेड निकोलस, वो न्यू मैक्सिको में पला बड़ा भी है, जहाँ खड़खड़िए सांप बहुत होते हैं। हर कत्ल एक बड़े मुअम्मे का हिस्सा साबित हो रहा है। अभी तक कोई शक्ल वाज़ेह नहीं होती थी। टॉम फिरो सिर्फ डेम्से की वजह से फेयरपोर्ट आया था। एक मास्टर सुरागसा की हैसियत से चीफ की ज़बरदस्त साख थी। पूरे मुल्क में इसकी काबिलियत का चर्चा था। अब फिरो ने खुद भी देख लिया था कि डेम्से की शोहरत बेसबब नहीं थी। डेम्से इसकी सलाहियतों से मुतासिर हुआ था, लेकिन कई बार इशारतन वो इसे कह चुका था कि वो अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करता। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। फिरो को मामले हल करने का बहुत शौक था, और यहाँ एक बहुत उलझा हुआ पजल सामने था। 3 दिन में 3 कत्ल, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसे लोगों को दिखाना था कि टॉम फिरो किस कदर बासलाहियत है। अगर इसने दूसरों से पहले मामला हल कर लिया तो ये इसके मुस्तकबिल की ज़मानत होगा। इसकी अपनी साख भी बनेगी। डेम्से के अलावा इसकी बीवी स्मेली भी इसे कुछ करके दिखाने पर उकसाती रहती थी। फिरो ने यह भी सोचा था कि मुमकिन है कि ये तीनों कत्ल किसी एक कत्ल के मुहर्रिक को छुपाने के लिए की गए हों। मुमकिन है कातिल का असल शिकार इनमें से सिर्फ एक हो। 2 कत्ल असल कत्ल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए किए गए हों। इसलिए ज़रूरी है कि हर कत्ल के मुहर्रिक को अलग अलग तवज्जो और एहतियात से चेक किया जाए। हैटी स्टार बेहद अमीर व कबीर औरत थी। नेड निकोलस से गुज़िश्ता चंद बरसों में इसके बहुत करीब हो गया था। इसके वकील की हैसियत से इसे हैटी की वसीयत का भी इल्म होगा। कौन जाने कि हैटी ने निकोलस के लिए भी कुछ छोड़ा हो। कौन जाने कि हैटी की वसीयत में कत्ल का मुहर्रिक मौजूद हो। 11:30 बजे उसके दफ्तर में प्राइवेट फ़ोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाने से पहले उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया। उसने अपनी सेक्रेटरी से सख्ती से कह रखा था कि इसका प्राइवेट फ़ोन ना वो इस्तेमाल करेगी, ना कोई और। दफ्तर में सब समझते थे कि वो प्राइवेट फ़ोन इसकी हॉटलाइन है। वो मुस्कुराया। हॉटलाइन इस फ़ोन के लिए किस कदर सही लफ्ज़ है। इसका ये फ़ोन नंबर डायरेक्टरी में भी नहीं था। ये नंबर सिर्फ 3 लड़कियों के पास था, जेन, बारबरा और गायला। इस बार फ़ोन गायला का था। हनी, मैं वापस आ गई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब बताओ टाइगर कब मिल रहे हो। इस वक्त तो बहुत मसरूफ़ हूँ। आज के बाद का कोई वक्त कैसा रहेगा। उसने रिसीवर कंधे से दबाते हुए टपारीलो सुगार सुलगाया। डार्लिंग, जब तुम चाहो। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा है, चंद घंटे आराम कर लूँगी, गायला बोली। ठीक है जान, मैं मौका मिलते ही आ जाऊँगा। उसने रिसीवर रख दिया। वो चंद मिनट गायला के मुतालिक सोचता रहा। वो एयर होस्टेस थी, हसीन ऐसी कि उसे देखकर सांसें उथल पुथल होने लगीं। गायला को मोहब्बत की जस्तजू थी, लेकिन उसने उसे कायल कर लिया था कि वो उससे बेगर्ज ताल्लुक़ रखे, शादी का ख्याल भी दिल में ना लाए। 3 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी। गायला फ्रैंकफर्ट की ऑल नाइट फ्लाइट करके आई थी और अपनी कार में एयरपोर्ट से अपने मज़ाफ़ाती कॉटेज जा रही थी, जहाँ वो 2 और लड़कियों के साथ रहती थी। अचानक एक खड़ी हुई कार के नीचे से एक कुत्ता निकलकर सड़क पर लपका। उसने स्टीयरिंग घुमाया और उसकी नई जगुआर से टकरा गई। वो इस वक्त सड़क पार करके रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए जा रहा था। वो बहुत गुस्से में पलट कर आया और ख्वातीन की ड्राइविंग को बुरा भला कहने लगा। चलो, कुत्ता तो बच गया। मुझे अफसोस है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, गायला ने कहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस पर वो हंस दिया। बस सामने वाले बम्पर का बायां हिस्सा खराब हुआ है। लाओ तुम्हारी कार चेक करूं। गायला नीचे उतर आई। इसने गाड़ी को गौर से देखा था। तुम्हारे पिछले बम्पर पर हल्का सा डेंट लगा है। गायला नर्वस सी हंसी हंस दी। बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तजर्बा नहीं कि इन मामलात में क्या होता है। ये मेरा पहला हादसा है। अपना लाइसेंस मुझे दिखाएं ताकि मैं आपका पता नोट कर सकूं। और अब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक कप कॉफ़ी पी ली जाए, उसने कहा था। गायला ने दावत कबूल कर ली थी। वो पहला मौका था कि गायला ने इसे टाइगर कहकर पुकारा था। अब इनके ताल्लुकात को 3 साल हो गए थे। जिंदगी में पहली बार गायला को ताल्लुकात के हवाले से खुशी मिली थी। वो हंस दिया। सपहर गायला के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।